चलो, आज की हमारी क्लास का विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस, नाफरमानी आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी विनय पूर्वक अवज्ञा करना है, उल्लंघन करना है। किनका करना है? ब्रिटिश कानूनों का। भाई, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पारित कानून है, अंग्रेजों द्वारा जो पारित कानून है, उनका उल्लंघन करना है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक। देखो, हमने पिछली क्लास में ये बात पढ़ी थी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए थे, उनमें से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी शामिल था। ठीक है, फिर उसके बाद में गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी वाइसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख। 11 सूत्री, जिनमें से कि मैंने बताया था आपको कि सिविल सर्विसेज के जो सेवक हैं उनके वेतन में 50% की कटौती, भू राजस्व वसूली कर रहे हैं उसमें 50% की कटौती, सैन्य खर्च में 50% की कटौती, इस प्रकार से ये बातें अपनी हुई थी और लगभग आपको याद भी होंगे। नहीं याद है तो सरसरी दृष्टि से पढ़ना जरूर है, ताकि आपको पता रहे कि ये चीज 11 में शामिल थी और ये शामिल नहीं थी। एग्जैक्ट रटने की जरूरी नहीं है, अगर आप उनको 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो इतना तो पता रहेगा। ठीक है, तो ये जब 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने इरविन के पास भेजी रेनॉल्ड्स के साथ, गांधी जी ने इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यानी गांधी जी की उन मांगों को स्वीकार नहीं किया। तो परिणामतः गांधी जी ने पहले तो एक कथन कहा इस संदर्भ में, जब उन मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन सरकार ने बदले में मुझे पत्थर दिए हैं। तो ये बात गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे स्वीकार न करने पर कही थी। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब फिर सविनय, अब जब मांगे नहीं मानी है, इसका मतलब विनय पूर्वक अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा। तो इस आंदोलन की शुरुआत एक यात्रा से, दांडी मार्च से। अच्छा, दांडी मार्च से शुरुआत का मतलब आंदोलन की शुरुआत नहीं कहेंगे हम, दांडी मार्च से जनमत तैयार करना। तो पहली बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण में एक महत्वपूर्ण घटना आती है, वो है दांडी मार्च या दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा। तो देखो क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, तो इस यात्रा में जो नामित व्यक्ति हैं वो कितने होंगे? 78 + 1। 78 + 1 का मतलब एक स्वयं गांधी जी है ना, इसका मतलब कितने व्यक्ति थे नामित, जो कि शुरुआत में, आगे जत्था जुड़ता है वो अलग बात है। यात्रा में प्रारंभिक तौर पर अधिकृत रूप से जो व्यक्ति थे उनकी संख्या 79 थी। ये बात ध्यान रखनी है। अब उसमें कौन क्या थे ये बात हम आगे करेंगे, ये चर्चा। पहले ये बात करें कि गांधी जी ने कब 12 मार्च 1930 को, तो दांडी मार्च यानी मार्च, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि दांडी मार्च है वो मार्च में है, आपको तिथि भी याद रहेगी। वही जब बात हम कर रहे हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है, उसी का एक चरण है, भाग है ये। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को कहां से? साबरमती आश्रम से लगभग 240 मील की पैदल यात्रा, यानी 24 दिन पैदल चलकर, और वहां पहुंच तो
दांडी, गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंच तो गए वो 5 अप्रैल को। ये बात भी ध्यान रखना, पहुंचे कब? 5 अप्रैल को। लेकिन जिस हम घटनाक्रम की बात करेंगे वो होगी 6 अप्रैल की। अभी हम कि यहां पर 6 अप्रैल 1930 ये यात्रा है। 6 अप्रैल को पहली बात, दांडी यात्रा है क्या और क्यों ये चीज। अभी मैंने पहले ये बताया था कि सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक अवज्ञा किनका? ब्रिटिश कानूनों का। तो पहले सांकेतिक रूप से किसी ऐसे कानून को लिया जाए जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी भारतीयों पर पड़ता हो। तो ऐसा कानून कौन सा हो सकता है? नमक कानून। भाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। कानून क्या है कि कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा, नमक का एकाधिकार यूरोपीय कंपनियों के पास रहेगा, ठीक है, सरकार के पास रहेगा, भारतीय नमक नहीं बना सकते, ऐसा कानून बना दिया। तो नमक कानून से प्रभावित सब हैं या नहीं है? हर घर में नमक का प्रयोग होता है। इसका मतलब उस कानून से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब प्रभावित हैं। तो गांधी जी ने सांकेतिक रूप से कि ऐसे कानून से शुरुआत की जाए उल्लंघन की जिससे सभी भारतीय प्रभावित हों। तो इसके लिए कौन से कानून को चुना? नमक कानून को, ठीक है। अब नमक कानून तोड़ने के लिए क्या करेंगे? समुद्र तट का क्षेत्र लेंगे हम, और समुद्र तट का गुजरात का क्षेत्र है वो है दांडी। तो इसके लिए पहले कानूनों का उल्लंघन करना है, इसके लिए जनमत तैयार किया जाए तो वो एक यात्रा के माध्यम से होगा, ताकि जब तक वो यात्रा रहेगी उस यात्रा का कवरेज होगा पूरे भारत में। तो परिणाम तय है, पूरे भारत में एक उत्साह और जागृति का माहौल रहेगा, ठीक है। ताकि भाई इस प्रकार का अगर माहौल रहेगा तो इस आंदोलन को गति मिलेगी, ज्यादा ये सफल होगा। तो पहली बात, विनय पूर्वक अवज्ञा करनी है, ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा करनी है। उसके लिए कानून का चयन किया, नमक कानून का। उसके बाद में सभी कानूनों का उल्लंघन करेंगे, लेकिन शुरुआत किससे करेंगे? नमक कानून से, ठीक है। तो इस नमक कानून के लिए ये यात्रा प्रारंभ की है, उसको तोड़ने के लिए। यात्रा कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा। कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को। 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद। आपसे कभी नहीं पूछेंगे कितने दिन की पैदल यात्रा थी और कितने मील या कितने किलोमीटर गए, ये भी कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन ये याद करने में सुगम रहेगा। 6, 12, 24 मार्च है 3, दांडी मार्च तो मार्च माह में है 3। इसका मतलब फिर ये कभी दिक्कत नहीं आएगी आपके। हालांकि देखो हमारे लिए तो इस स्तर पर ऐसी कोई समस्या ही नहीं रहेगी, सीधा हम याद ही कर सकते हैं आराम से। 12 मार्च को यात्रा प्रारंभ हुई है, लगभग 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद वहां पहुंच तो कब गए? ये 5 मार्च को, वो सॉरी हाँ 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को पहुंच गए। लेकिन गांधी जी ने 5 अप्रैल को तो आराम किया है, क्योंकि वहां पर लेट पहुंचे हैं तो थके हुए हैं, और 6 अप्रैल को सुबह ही अपने हाथों से नमक बना दिया। इसका मतलब नमक कानून का उल्लंघन हो गया। भाई भारतीय नमक बना नहीं सकते, तो अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही कानून का उल्लंघन हो गया। इसका मतलब सांकेतिक रूप से उस कानून का उल्लंघन कर दिया। अब हम सभी कानूनों का उल्लंघन करेंगे। तो ये कानूनों के उल्लंघन, इससे शुरुआत हुई किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो दांडी यात्रा तो प्रारंभ कब हुई? 12 मार्च 1930 को, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ है 6 अप्रैल 1930 को। बात समझ आ गई? क्योंकि सविनय अवज्ञा कब शुरू हुई है? 6 अप्रैल को, जब नमक कानून का उल्लंघन किया है तब से। तो अवज्ञा यानी उल्लंघन, और यहां से तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? 6 अप्रैल 1930 को। बात समझ आ गई यहां पर? अब देखो इस दांडी यात्रा के संदर्भ में हम बात करें। पहली बात, ये जो दांडी यात्रा थी इसमें जो 79 सदस्य हैं गांधी जी सहित, इसमें सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति स्वयं गांधी जी थे।
जो उस समय कितने वर्ष की आयु के थे? 61 वर्ष की आयु के थे, स्वयं गांधी जी थे। ठीक है। सबसे छोटी वर्ष के आयु कौन थे? लीलाधर ठक्कर। ठीक है, सबसे छोटी वर्ष क्या भाई? सबसे बड़े तो कौन है? स्वयं गांधी जी, गांधी जी। और सबसे बड़े कौन है? वो सॉरी, सबसे बड़े तो हैं गांधी जी, सबसे छोटे कौन है? कितने वर्ष के? तो आपको करना क्या है? 61 को उल्टा कर दो, ये 16 वर्ष के हैं। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये सबसे कम आयु के हैं। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। विठल लीलाधर ठक्कर, वो विठल भाई लगा हुआ, वो गलत लगा हुआ है, विठल लीलाधर ठक्कर। ठीक है, तो ये सबसे छोटी कम आयु के व्यक्ति हैं इसमें। ठीक है, 2 राजस्थानी भी थे इसमें। राजस्थान उस समय नहीं था, लेकिन राजपूताना क्षेत्र से 2 व्यक्ति थे। बाकायदा पूरा जो डिटेल लिखी हुई मिलती है, तो उसमें 2 राजस्थान से संबंधित व्यक्ति भी थे। अब वो कैसे याद रखो? देखो, अपने आप ही, मैं उसको सामान्य तौर पर आपको रटना नहीं है। मैंने आपको याद हो तो ये बताया था, हंटर कमेटी की बात आई थी। हंटर कमेटी में 3 भारतीय भी थे, बात हुई थी ना। अच्छा, एक बात दोबारा बता दूं, हंटर कमीशन तो है शिक्षा से संबंधित, हंटर कमेटी है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। तो हंटर कमीशन और हंटर कमेटी अलग अलग है। ठीक है, तो हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे 8 में से। वो 3 भारतीय कौन थे? एक था शहजादा सुल्तान, तो अब वो शहजादा सुल्तान बन चुका है, तो एक तो आ गया सुल्तान। ठीक है, एक मैंने कहा था मदन मोहन मालवीय, अब देखो उसमें से ले लिया ना। प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने जो कमेटी गठित की थी, और उस कांग्रेस वाली कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो वो मदन मोहन मालवीय में से मदन मोहन ले लो, मदन मोहन, ये 2 नाम आ जाएंगे। तो मदन मोहन चतुर्वेदी और सुल्तान सिंह। यहां भाई कुछ हटाया है, वहां शहजादा सुल्तान शहजादा हटा दिया, तो यहां सिंह लगा देंगे, और ये मदन मोहन चतुर्वेदी। ये 2 व्यक्ति याद रह जाएंगे क्या? एक हंटर कमेटी में से ले लिया, तो एक खिलाफत कमेटी में से ले लिया, दोनों जलियांवाला बाग की जांच के लिए थे। तो इसका मतलब वो नाम याद रह जाएंगे। ये 2 राजस्थान से थे। फिर एक गड़बड़ कहां होती है कि हम तस्वीर देखते हैं दांडी मार्च की, उसमें महिलाएं देखते हैं शामिल, देखते हैं, ऐसा है ना भाई? जब भी किसी पुस्तक पर देखते हैं दांडी मार्च में जो ये 79 सदस्य हैं, इनमें एक भी महिला शामिल नहीं थी। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो इस दांडी यात्रा में 79 सदस्यों में 79 सदस्यों में कोई महिला शामिल नहीं थी। महिलाएं शामिल बाद में हैं, अलग, वहां पहुंचने के बाद। ठीक है, रास्ते में स्वागत कर रही हैं, बड़े पैमाने पर स्वागत हो रहा है, लेकिन इन 79 अधिकृत सदस्यों में कोई महिला नहीं है। यह बात याद रखनी है आपको। ठीक है, चलो खैर, अब बात करें आगे हम। ये जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की है, इस दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन बोनापार्ट को जब वो पराजित हो जाता है 1813-14 में, तो फाउंटेन ब्लू की संधि के बाद उसे एल्बा द्वीप भेज दिया जाता है, और उस एल्बा से वापस आता है, जिसे नेपोलियन का 100 दिन का शासन कहते हैं। एल्बा द्वीप से वापस पेरिस आता है, तो जनता बड़े पैमाने पर नेपोलियन का स्वागत करती है। इसलिए सुभाष बाबू ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। एल्बा से पेरिस, इसमें पेरिस नाम लिखा हुआ नहीं है, तो आप लिख लोगे, क्योंकि जिस भी प्रत्याशी ने लिखते समय यह गड़बड़ कर दी। यह बात ध्यान रखना है आपको नोट्स बनाते समय, तो यह बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, किसने की ये तुलना एल्बा से पेरिस? सुभाष चंद्र बोस ने। ये एग्जाम में प्राय पूछते हैं। फिर दूसरी बात, सुभाष बाबू ने ही
गांधी जी की इस दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है। मुसोलिनी ने जब रोम प्रयाण किया सत्ता प्राप्ति के लिए, तो उसके साथ बड़ी संख्या में फासिस्ट दल के सदस्य थे मुसोलिनी के साथ। तो यहां मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। किसने? सुभाष बाबू ने। ये दोनों तुलनाएं सुभाष चंद्र बोस ने की हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा की, ये जो साबरमती से दांडी यात्रा है, ठीक है, इसकी तुलना एल्बा से पेरिस यात्रा से सुभाष बाबू ने की है। फिर रोम मार्च से तुलना किसने की है? सुभाष बाबू ने की है। और मोतीलाल नेहरू ने इसकी तुलना राम की लंका यात्रा से की है। ठीक है, कि ठीक वैसा दृश्य जैसे राम लंका गए थे, जा रहे थे, लंका का अभियान था, तो लंका, राम के लंका अभियान से तुलना किसने की है? मोतीलाल, पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। मोतीलाल वाले आप नोट कर लोगे इसमें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे बात करें हम। इसके अलावा यहां तक शायद अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्या चीज? सुभाष बाबू के तो दो हैं ही, पेरिस यात्रा, एल्बा से पेरिस यात्रा नेपोलियन बोनापार्ट की, और मुसोलिनी की रोम यात्रा से, ये तो सुभाष बाबू ने की है। ठीक है, और लंका यात्रा, लंका पर जो चढ़ाई अभियान है, लंका अभियान से तुलना की है किसने? मोतीलाल नेहरू ने। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। आगे देखो, फिर आगे बात सुनना है आपको। अब 6 अप्रैल को जब उन्होंने अपने हाथ से नमक बनाया, आंदोलन प्रारंभ हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ठीक ऐसी की ऐसी नमक यात्राएं अलग अलग स्थानों पर और व्यक्ति करेंगे, और वहां वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, मध्य भारत में, मध्य प्रांत में समुद्र तट नहीं है, और प्राय खारे पानी की झीलें भी नहीं है मध्य प्रांत में, इसलिए वहां नमक कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो वहां क्या है? वन कानूनों का उल्लंघन। बाकी देखो, वहां वन कानून उल्लंघन, जहां नमक बन सकता था वहां तो नमक कानूनों का उल्लंघन किया गया, और मध्य प्रांत में जहां समुद्र तटीय इलाका नहीं था वहां वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलो अब आगे बात करें हम। अब देखो, इस आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने कहां कहां नेतृत्व किया? तो केरल में केलप्पन, केरल में केलप्पन ने ऐसी कैसी नमक यात्रा निकाली है। इसका मतलब केरल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? केलप्पन ने। या केरल में नमक यात्रा का संचालन किसने किया? केरल समुद्र तट के किनारे है, तो वहां नमक यात्रा निकाली गई है, किसके नेतृत्व में? केलप्पन के नेतृत्व में। ऐसी कैसी मद्रास में, और मद्रास में किसने? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। तो मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने। या मद्रास में नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा भी समुद्र तट के किनारे है, तो उड़ीसा में नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया? गोपीचंद, शायद बंधु लगाते आगे, बाकी गोपीचंद ही नाम आता तो कोई दिक्कत नहीं, गोपीचंद। ठीक है, तो यहां उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? गोपीचंद ने। तो ये तीनों नमक यात्राएं निकालते हैं ठीक वैसे गांधी जी की तर्ज पर। तो इसका मतलब इन क्षेत्रों में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ये व्यक्ति हो जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, इस आंदोलन के दौरान सबसे भयंकर स्थिति किन किन क्षेत्रों में थी? एक, पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर में। दूसरी, महाराष्ट्र के सोलापुर में।
महाराष्ट्र के सोलापुर में, और एक यहां, क्योंकि यहां हिंसक झड़पें हुई हैं इसलिए पूछ सकते हैं किन किन स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई थी। और बंगाल के चटगांव में, बंगाल के चटगांव में, और एक गुजरात का धरासाना, जिसे धरसाना या धरासाना बोलते हैं। यहां नमक डिपो से संबंधित बात होगी। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है पेशावर और धरासाना की घटनाओं को, ठीक है, मुख्य रूप से आपको इनको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करें हम। देखो पेशावर में क्या हुआ कि पेशावर यानी पश्चिमी सीमा का, तो पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र, और पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में इस आंदोलन का या सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, यहां आपको पूरी बातें याद रखनी है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता था। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। कई बार थोड़ा सा भाई हम नाम हिंदी में पढ़ा है अंग्रेजी में आ जाए, अंग्रेजी में पढ़ा है हिंदी में आ जाए। जैसे हम तो क्या है प्राय नाम जैसे कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडलीय समिति लिखते हैं, लेकिन अभी एक एग्जाम में आ गया था मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट मिशन का नाम मंत्रिमंडलीय मिशन, और ये लो साहब गड़बड़ कर दिया कि साहब ये मंत्रिमंडलीय मिशन कौन सा था, जबकि कैबिनेट मिशन नाम उसी का नाम था। ऐसे कई बार ऐसी चीज हो जाती है जो हमने अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ी है, हिंदी में प्राय वो हमें नहीं है। जैसे अभी क्या नाम, युवा भारत समाचार पत्र आया था, अभी कौन सी एग्जाम में आया था, तो बोले साहब ये गांधी जी ने कहां कब कहां से शुरू किया हमें तो पता ही नहीं है। तो यंग इंडिया के संदर्भ में वो बात आई थी। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से, हालांकि नाम यंग इंडिया ही था, अगले वो पेपर सेटर की गलती थी, वो उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि इस युवा भारत नाम से नहीं। जैसे इंडियन ओपिनियन अभी आया है, भारत की राय, भारत की राय ये एग्जाम में आया है प्रश्न, तो इसका मतलब हमें अंग्रेजी वर्जन में वो इंडियन ओपिनियन था, हिंदी वाले में भारत की राय लिखा हुआ था। तो आपको अंग्रेजी, दोबारा एक बात आपको अभी से ये बात बिल्कुल जहन में बैठानी है, चाहे आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, व्हाट्सएप वाली तो आ रही है ना सबको, तो आप अंग्रेजी वो प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं उनका एक बार अंग्रेजी वर्जन जरूर पढ़ोगे। चाहे नहीं आ रहे हैं, अंग्रेजी भी कोई नहीं आ रही और प्रश्न भी कोई नहीं आ रहे हो, तो भी पढ़ोगे जरूर आप। आपके कम से कम 2 प्रश्न तो पक्का सही होंगे इस आधार पर, यह तय है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आ रही है तो भी आप अंग्रेजी वर्जन पहले हिंदी वाले को पढ़ लो, फिर उस तुलना वहां अंग्रेजी वाले को पढ़ो और उसके ऑप्शन देखो। अंग्रेजी वाले के ऑप्शन देखने हैं आपको। बात आपके कम से कम 2 प्रश्न तो ऐसा होगा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के ऑप्शनों में कहीं ना कोई किंतु परंतु ना हो, और आपको पता है वहां अंग्रेजी ऑप्शन मान्य होगा, तो आपको स्पष्ट आ रहा प्रश्न, उसमें तो ऐसा नहीं कि पहले चोट जाता ही अंग्रेजी वाला का लाग जाए और आ रही याद कोई नहीं, अरे त्यान में बेरो पड़ेगी टाइम होगा। पहले जो आपको आ रहे हैं उस हिसाब से करना है, और फिर उसके बाद में आप ऐसा करोगे जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको एक बार आप उनके अंग्रेजी वर्जन को थोड़ा बहुत चेक करोगे, तो कम से बहुत बड़ा सहारा मिलेगा आपको इसका। और परीक्षा में आपको पता है एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप ऐसा करोगे निश्चित रूप से। खैर, तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इन्होंने एक दल की स्थापना की थी और जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक है।
है, तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और चूंकि इस दल के सदस्य लाल कमीज पहनते थे, इसलिए इस दल को कहा जाने लगा लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल विश्व इतिहास में गेरिबाल्डी का भी होता है। ठीक है, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लाल कुर्ती दल का संबंध वहां तो गेरिबाल्डी है, लेकिन अपने यहां पर भारत के इतिहास में किससे संबंधित होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान से। खुदाई खिदमतगार का ही दूसरा नाम है लाल कुर्ती दल। गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, अनन्य भक्त थे, गांधी जी के प्रबल समर्थक थे। इतने बड़े समर्थक थे कि स्वयं जिन्ना ने तो, मोहम्मद अली जिन्ना ने तो यहां तक कह दिया कि एक अच्छे भले पठान को गांधी जी ने हिंजड़ा बना दिया। क्योंकि गांधी जी की नीतियां क्या थी? अहिंसात्मक, और ये पठान आक्रामक थे। ठीक है, और ये गांधी जी के अनुयायी बन गए, इसका मतलब लड़ाई विड़ाई सब बंद, एकदम शांति से रहने लग गए। तो बोले ये लो साहब, एक अच्छे भले पठान का सत्यानाश कर दिया ये। तो ये हमारी, क्योंकि जिन्ना की नीतियों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, तो परिणामतः उन्होंने ये टिप्पणी किनके संदर्भ में की? खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कही थी ये बात। ठीक है, और गांधी जी के अनुयायी थे, तो इनके जो समर्थक हैं वो भी गांधी जी के समर्थक थे, फॉलोअर थे गांधी। इसलिए ये बात ध्यान रखना, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गांधी जी मलंग बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। गांधी जी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किस नाम से प्रसिद्ध थे? मलंग बाबा, मलंग बाबा के नाम से। तो मलंग बाबा के नाम से तो गांधी जी प्रसिद्ध थे, और सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हीं को बादशाह खान कहा जाता। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इस पेशावर में यहां पर स्थिति ज्यादा उग्र हो गई और ब्रिटिश राज को लगभग समाप्त कर दिया। एक प्रकार से यह कि कुछ समय के लिए शासन भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इनके दमन के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा गया, और गढ़वाल रेजिमेंट का मुखिया था उस समय चंद्र सिंह गढ़वाली। यहां देखो, ये बड़ी सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कि जो पेशावर में जो यहां विद्रोह कर रहे थे वो लगभग मुस्लिम थे, और जो गढ़वाल रेजिमेंट भेजी गई वो पूरी की पूरी हिंदू थी। तो जानबूझकर अंग्रेजों ने किया तो इसलिए कि भाई इन पर ये गोलियां चलाएंगे, इनका दमन करेंगे। लेकिन चंद्रवीर सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में यहां सैनिकों ने गोलियां चलाने से मना कर दिया। तो यह बात ध्यान रखना, ऐसी कौन सी रेजिमेंट थी जिसने मुस्लिम प्रत्याशियों पर पेशावर में गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था? कौन सी थी? गढ़वाल रेजिमेंट। और वो व्यक्ति मुखिया कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखनी है आपको। तो पेशावर में यह घटना कहां की है? पेशावर की। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब देखो, अच्छा, इस पेशावर घटना जब ये गोलियां नहीं चलाई तो परिणामतः यहां सरकार ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इन लोगों को किसने भड़काया, क्यों किया। तो इस पेशावर में, इस पेशावर कांड बोलेंगे इसको हम, पेशावर कांड की जांच के लिए सरकार ने सुलेमान कमेटी का गठन किया। सरकार ने तो सुलेमान कमेटी का गठन किया। अब कांग्रेस भी यहां पर कमेटी का गठन करेगी, और कांग्रेस ने विठल भाई पटेल कमेटी, कांग्रेस ने विठल भाई पटेल कमेटी का गठन किया। ठीक है, ठीक इसी समय, अच्छा, ये जो पेशावर वाली घटना है ये शुरुआत में, आंदोलन के शुरुआत में हो जाती है, अप्रैल में। पेशावर पर अधिकार, यानी ये क्रांतिकारियों का अधिकार। फिर मई में ये घटना हो जाती है, यानी सरकार वापस यहां नियंत्रण कर लेती है और ये आयोग गठित कर देती है। तो परिणाम तय है मई में। देखो, इसी समय गांधी जी ये घोषणा करते हैं, इसी समय गांधी जी ये घोषणा करते हैं कि गुजरात के धरसाना में नमक डिपो है, धरासाना में, और
और उस नमक डिपो पर धावा बोला जाएगा। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखनी है कि धरासणा, वैसे धरासणा ज्यादा सही नाम रहेगा इसका, धरासणा। बाकी तो अलग अलग बुकों में दर्शाना भी आता है, धरासना भी आता है, धरासणा भी नाम आता है। आप धरासना कि धरासना के नमक डिपो पर धावा बोला जाएगा। कब? 5 मई को। तो परिणामतः 5 मई 1930 को ही गांधी जी को बंदी बना लेते हैं। कहां से? एक जगह का नाम रहेगा कराड़ी। कराड़ी नामक स्थान से गांधी जी को 5 मई 1930 को बंदी बना लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, देखो अगर आपसे ऐसा पूछे कि गांधी जी ने नमक यात्रा की उल्लंघन कहां किया? दांडी में। तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र था दांडी, लेकिन दांडी के बाद में केंद्र किस स्थान को बनाया? कराड़ी को। और कराड़ी से ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। कराड़ी गुजरात में है और कराड़ी से ही गांधी जी को, यहां इस दांडी के पास ही होगा कोई समीप आसपास, ठीक है। तो कराड़ी से ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया? पूना की यरवदा जेल में। असहयोग आंदोलन के दौरान भी उन्हें पूना की यरवदा जेल में ही भेजा गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूना के आगा खां पैलेस में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहेंगे पूना के आगा खां पैलेस में, तो रहेंगे तो पूना में ही तीनों बड़े आंदोलनों के समय, लेकिन इन दो में तो कहां रहेंगे? यरवदा जेल में। और उसमें भारत छोड़ो में हम आगे बात करेंगे। तो कराड़ी से इनको गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी की अनुपस्थिति में इस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? अब्बास तैयबजी ने। अब्बास तैयबजी जो अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी थे, ठीक है। तो गांधी जी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? अब्बास तैयबजी ने, जो अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी थे सत्याग्रह आंदोलन में। अब्बास तैयबजी को भी बंदी बना लेते हैं। तो परिणामतः फिर मई में इसके इनके अब्बास तैयबजी के बाद में सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला फिर। तो आपको यह बात देखो, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखनी है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयबजी ने। अब्बास तैयबजी के बाद किसने किया है? सरोजनी नायडू ने। तो अब वो नमक डिपो पर, धरासणा के नमक डिपो पर जो धावा बोला जाएगा, आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, वो किसके नेतृत्व में होगा? सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में, ठीक है। तो मणिलाल गांधी और सरोजनी नायडू के नेतृत्व में यहां दर्शाना में। और यहां देखो, अब यहां गांधी जी ने पहले यह कह दिया था भाई अहिंसक होगा, सविनय विनय पूर्वक अवज्ञा होगी, तो यहां प्रदर्शन किया जाएगा उस नमक डिपो पर। लेकिन हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है। यहां तक कि निर्ममता पूर्वक लाठियां भांजी गई। लेकिन अब देखो, एक अमेरिकी पत्रकार है इस समय। अच्छा एक बात देखो, हालांकि यह प्रश्न आया हुआ है 2 बार, ठीक है। यह प्रश्न आया हुआ है 2 बार कि सुनना है, एक बार आपको पहले बात सुननी है कि गांधी जी की दांडी यात्रा में कौन अमेरिकी पत्रकार उपस्थित था, और अगले ने उत्तर माना वेब मिलर। लेकिन हाल ही में अरविंद भास्कर ने खुद वेब मिलर की पुस्तक वहां से, यानी उस पुस्तक को रेफरेंस देकर यह प्रमाणित करने की का प्रयास किया, या एक लगभग यह कह सकते हैं कि भाई वेब मिलर की बात झूठी थोड़ी हो सकती है। वेब मिलर खुद दांडी यात्रा समाप्ति के बाद आया था भारत में। लेकिन हमें देखो, एक मिनट बात यह है कि अगर प्रश्न आता, क्योंकि और कोई पत्रकार था ही नहीं उस यात्रा में, इसका मतलब हमें भी वहां पर वेब मिलर ही करना पड़ेगा। हालांकि वो प्रश्न गलत था,
और अब अगर आता है तो डिलीट भी करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा उसके वो रेफरेंस और नेट पर भी डाल रखे हैं उनके रेफरेंस, वो कि भाई इस प्रकार से खुद वेब मिलर की पुस्तक में वो बाकायदा तारीख बता रहा है कि वह जब भारत पहुंचा और गांधी जी की इन यात्राओं के बारे में सुना ऐसी ऐसी बातें, तो जिज्ञासा हुई, मैं भारत आया तो ये घटनाक्रम चल रहे थे, तो वो यात्रा के बाद आया है वेब मिलर। खैर जो भी हो, लेकिन इस समय है यहां पर इस धरासना वाले में वेब मिलर उपस्थित है, अमेरिकी पत्रकार। और उसने जो यहां से वेब मिलर, आपको ध्यान रखना, अगर ये पूछें कि वेब मिलर द्वारा जो भी ये पूरा वर्णन है वो किस समाचार पत्र में किया गया, 2 समाचार पत्र हैं, आपको 2 के नाम याद रखने। हमने तो यहां एक ही लिख रखा है, न्यू फ्रीमैन। न्यू फ्रीमैन शायद लिख रखा है मेरे ख्याल से, न्यू फ्रीमैन। तो एक बात ध्यान रखना, न्यू फ्रीमैन के साथ साथ टेलीग्राफ का भी नाम आ सकता है। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ और न्यू फ्रीमैन का संवाददाता था वो। कहां से प्रकाशित होते? दोनों अमेरिका न्यूयॉर्क से, दोनों न्यूयॉर्क से प्रकाशित होते, अमेरिका से प्रकाशित होते। तो यह बात भी ध्यान रखना है आपको कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित समाचार अमेरिका के किन अखबारों में प्रकाशित हुए थे? टेलीग्राफ और न्यू फ्रीमैन में। और वो अमेरिकी पत्रकार कौन था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के धरासना नामक स्थान पर? तो देखो, ये एक रोचक वर्णन करता है कि आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां बांधी जा रही थी, वो कुछ भी मुंह से गाली भी नहीं निकाल रहे थे, एक बेहोश होकर गिर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको इसके लिए तैयार कर लिया गया था कि आपको चाहे जब तक मूर्छित नहीं हो जाओ, आपको प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ सहना है, अपनी सहन क्षमता का परिचय देना है। और सरकार ने निर्ममता में कोई कमी नहीं छोड़ी यहां पर। ठीक है, तो यहां देखो, यहां 2 ही चीजें आपको याद करनी है। पहली बात, सरकार का नमक डिपो था कहां? धरासना में। और यहां किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ है? सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू और मणिलाल के नेतृत्व में, गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में। और इस घटनाक्रम का जो आंदोलन हो रहा है यहां पर सरकार द्वारा दमन चक्र चलाया गया है, उसका वर्णन किसने किया है? वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने। किन समाचार पत्रों में? टेलीग्राफ और न्यू फ्रीमैन में। कहां से प्रकाशित होते? न्यूयॉर्क, अमेरिका से। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अभी हम बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने प्रारंभ में इस आंदोलन में महिलाओं को शामिल नहीं किया था। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, किसकी सलाह पर? एक समाजवादी नेता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को शामिल समाजवादी नेता कमला चट्टोपाध्याय के आग्रह पर किया था। बात याद रह जाएगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, कि महिलाएं भाग लेंगी, इस बात के लिए गांधी जी को सहमत करने वाली महिला कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो समाजवादी दल की नेता थी। बात समझ आ गई यहां पर? तो ये एक समाजवादी थी, समाजवादी दल नहीं था उस समय, समाजवादी विचारधारा की तो समाजवादी महिला थी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम वापस आगे बात करें कि पश्चिमोत्तर के बाद में पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर नागालैंड क्षेत्र। देखो, पहली बात, असम के संदर्भ में भी आप याद रखोगे कि कनिंघम सर्कुलर का संबंध असम से है। असम में विद्यार्थी भाग न ले इस आंदोलन में, इसलिए वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कनिंघम था उसने एक सर्कुलर पारित कर दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने गार्जियन से हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण पत्र लेकर आएगा। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, कि हमारा जो बच्चा है वो किसी भी प्रकार के किसी आंदोलन से कोई संबंध नहीं रखता है। तो ये जो आवश्यक बनाया चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी अनिवार्यता बनाई आंदोलन के दौरान,
उसे कहा गया कनिंघम सर्कुलर, और इसका संबंध असम से है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो आप इतना ही लिख लो, असम में विद्यार्थियों, असम में विद्यार्थियों को आंदोलन से दूर रखने के लिए, विद्यार्थियों को आंदोलन से दूर रखने के लिए कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। और असम में मुख्य केंद्र था सिलहट, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आंदोलन के दौरान असम का जो मुख्य सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था वो सिलहट था, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए याद करो तो करो, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। चलो अब हम आगे बात करें कि पूर्वोत्तर में ही देखो, नागालैंड में, नागालैंड क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया एक तो था जदुनाग, और जदुनाग के बाद इसकी बहन, हालांकि किताबों में उसकी आयु 13 वर्ष दी हुई होती है, लेकिन वो 15 वर्ष की थी, क्योंकि देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हो रहा है, 1930 में, और उसका जन्म 26 जनवरी 1915 में हुआ था। तो अब कितने वर्ष की हो गई वो, 15 वर्ष की हो गई ना, बात समझ आ रही है यहां पर। तो लेकिन बुक्स में अधिकांश में 13 वर्षीय बालिका दिया हुआ होता है, तो वो कितने वर्ष की थी, 13 भी आ सकता है, लेकिन यथार्थ बात यह थी कि वो 15 वर्ष की थी। ठीक है, तो इस जदुनाग के बाद इसकी बहन, जिसका नाम था गेडिनल्यू, गेडिनल्यू, जो कि 15 वर्षीय बालिका थी, इस 15 वर्षीय बालिका ने इस आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया था। अब देखो बड़ी बात यह है कि नेतृत्व किया, यह बात आप ध्यान रखना यहां पर कि मणिपुर और नागालैंड, इसका जन्म मणिपुर में हुआ था, तो आपसे यह पूछें कि कहां नेतृत्व किया था, तो मूलतः यह नागा लड़की है तो नागालैंड में, ठीक है, और जन्म और मृत्यु कहां, मणिपुर में। तो मणिपुर और नागालैंड में स्वतंत्रता के बाद भी अगर कोई ऐसी बात आए पॉजिटिव कि इस रूप में, जैसे कि भाई मणिपुर और नागालैंड भारत के अभिन्न अंग बने रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास करने वाली महिला कौन थी, तो वहां भी नाम किसका होगा, गेडिनल्यू का। और देखो इसके एक बड़ी बात ये देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में जेल गई है, 47 तक, 17 वर्ष तक जेल में रही है, स्वतंत्रता तक जेल में रही है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद किसी ने बताया रे, बोले भाई बैठे आप तो स्वतंत्रता का दीवा जला रहा, और बैठे बाबी अंधेरी कोठरी में बैठी है, तो फिर इनको जेल से रिहा किया गया, और तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, रानी गेडिनल्यू। ठीक है, तो इसे पहाड़ों की पुत्री भी कहा गया है, डॉटर ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की पुत्री। तो यह बात भी ध्यान रखना, किसको कहा गया है, रानी गेडिनल्यू को, डॉटर ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की पुत्री या पहाड़ों की पुत्री। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखना। तो मणिपुर नागालैंड में, मोस्टली नागालैंड में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने, जदुनाग और उसकी बहन गेडिनल्यू ने किया था, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे बात करें हम। यह बात पहले ही हो चुकी थी कि गांधी जी को बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया, पूना की यरवदा जेल में, और गांधी जी की अनुपस्थिति में फिर नेतृत्व किसने किया था, अब्बास तैयब जी ने। अब देखो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई इसके बाद में, यह जब आंदोलन चल रहा है तभी तो आई है मई में। भाई साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी, 1930, मई 1930 ही है ना भाई, पहले हमने लिखा है, देखो नेहरू रिपोर्ट में उसमें बाकायदा हमने लिखा है।
तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था कि गोलमेज सम्मेलन, और एक गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, यह बात भी ध्यान रखना पहले, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो अब सरकार, इंग्लैंड की सरकार ने वाइसराय पर, इरविन पर दबाव डाला कि गोलमेज सम्मेलन भारत की समस्याओं के समाधान के लिए है और भारत का सबसे बड़ा दल ही भाग नहीं ले रहा है, तो परिणामतः सहमत करो कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो इसलिए इरविन ने, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य दिल्ली में एक समझौता हुआ। दिल्ली में का मतलब वहां यरौदा में है, लेकिन यरौदा से आएंगे गांधी जी वहां पर इस समझौते के लिए, और उसे हम कहेंगे गांधी इरविन समझौता। और उस गांधी इरविन समझौते के कारण इसका जो प्रथम चरण है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारा विषय रहेगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। और बड़ी बात यह कि यह हुआ कहां है? दिल्ली में, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं हम भूल से यह सोच लें कि साहब ये तो वहां यरौदा जेल में हुआ होगा, पूना में, दिल्ली में हुआ था, यह बात ध्यान रखना है, इसलिए इसको दिल्ली समझौता कहा जाता है। ठीक है, और गांधी और इरविन आपस में मिले, समझौता किया, तो एनी बेसेंट ने इन दोनों को दो महान आत्माओं की संज्ञा दी थी कि एनी बेसेंट ने जब यह समझौता हुआ तो उस समय की ये जो समझौता हो रहा वो दो महान आत्माओं के मध्य हो रहा है। तो दो महान आत्माएं किसको कहा था? इरविन और गांधी जी को, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यह समझौता डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता या प्रयासों से हुआ था। डॉक्टर M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से या प्रयासों से यह समझौता हुआ है, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चूंकि यह दिल्ली में हुआ इसलिए इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। अब इस समझौते के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान रखे गए, क्या क्या बातें हुई इस गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत? पहली बात, भाई इसीलिए तो हो रहा है कि यह आंदोलन कांग्रेस इसको स्थगित करे और वहां भाग ले लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो पहली बात, कांग्रेस ने यह जब समझौता हुआ तो कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करते हैं। किन शर्तों पर वो आगे बात आएगी। ठीक है, तो पहली बात इसमें कि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, समाप्त नहीं, स्थगित करना स्वीकार किया। दूसरा, कांग्रेस ने दूसरे लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। ठीक है, भाई लंदन में आयोजित दूसरे, पहले में तो भाग लिया ही नहीं ना, गोलमेज सम्मेलनों की हम अलग से चर्चा करेंगे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। तीसरा, अब यह बात तो कांग्रेस ने मानी है, भाई ये बातें तो कांग्रेस ने मानी है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन कब? जब सरकार क्या करेगी? सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। तो ये बात कि सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। तो सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, हां उन सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हत्या का आरोप नहीं है। तो इसलिए कई प्रत्याशी ये कहते हैं कि साहब गांधी जी ने भगत सिंह का मामला नहीं उठाया था, यहां पर गांधी जी ने कैदियों की रिहाई का मामला उठाया था जिसमें सभी शामिल थे। लेकिन बाद में सरकार ने यह जोड़ दिया
कि जिन पर किसी अंग्रेज की हत्या का आरोप है हम उनको रिहा नहीं करेंगे। तो मामला तो उठाया था, लेकिन वो उठाने का संदर्भ अलग था। तो यहां पर हो सकता है, देखो थोड़ी बहुत लापरवाही भी बरती होगी इसमें, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई हो सकता है कि ज्यादा दबाव डालते या ज्यादा ऐसा वो इस, तो शायद कुछ नरमी या रियायत बरती जाती, लेकिन उन्होंने ज्यादा इस, खैर इस मामले में हम फिलहाल नहीं जाएंगे यहां पर। तो पहली बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेगी। दूसरा, कांग्रेस लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, सरकार, अब ये बात तो कांग्रेस मान रही है ये दो, तो अब सरकार क्या करेगी, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी सिवाय उन कैदियों को छोड़कर जिन पर हत्या से संबंधित अभियोग चल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा कि आंदोलन के दौरान जितनी भी संपत्ति जब्त की है सरकार ने आंदोलनकारियों की, वो संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। तो यहां पर आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। फिर सरकार ने आंदोलन के दौरान आपातकालीन अध्यादेश जारी किए थे, तो वो आपातकालीन अध्यादेश समाप्त कर दिए जाएंगे। तो सरकार आपातकालीन अध्यादेश समाप्त कर देगी। तो सरकार ने आपातकालीन अध्यादेशों को समाप्त करना स्वीकार किया। इसके अलावा आंदोलन क्यों हो रहा था, नमक को लेकर कि भारतीयों को भी नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, तो सरकार ने इस समझौते के अंतर्गत यह मांग भी मान ली इरविन ने कि ठीक है सभी को नहीं, लेकिन तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। तटवर्ती क्षेत्र यानी कि आप अठ्याऊ जार फेर बटे जार नमक बनाया वहां, तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को नमक बनाने का अधिकार देना स्वीकार कर लिया। ये बातें हो गई इस गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत। अब देखो आपको क्या याद करना है। पहली बात, अगर आपसे ये पूछें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किस समझौते के कारण हुआ, तो गांधी इरविन समझौते के कारण। फिर दूसरी बात, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। कहां हुआ, दिल्ली में हुआ। इसीलिए दिल्ली समझौता। किन के प्रयासों से, डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से उन्होंने यहां पर मध्यस्थता की है। अब उसमें क्या क्या बातें निर्धारित हुई, तो ये बातें इस समझौते के अंतर्गत। क्लियर है शायद, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इस गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया मार्च में। यह बात कब की है, 5 मार्च की। ठीक है, तो यह जो अधिवेशन बुलाया जाएगा, आप डेट को करेक्शन कर लेना, 29 से 31 मार्च 1931 को। कहां, कराची में। कराची में यह अधिवेशन बुलाया गया है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यह डेट थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, डेट शायद मेरे ख्याल से आप वाले में थोड़ी अलग लिखी हुई है, तो उसको आप सुधार करोगे। 29 से 31 मार्च 1931 कराची में यह अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल। सरदार पटेल, तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। अब इसमें क्या हुआ, पहली बात तो यह ध्यान रखना कि सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ है ये। ठीक है, 29 से 31 मार्च को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ। इस अधिवेशन में एक बात तो यह हुई कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, अर्थात गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई है। तो एक बात इसमें गांधी इरविन समझौते की पुष्टि या स्वीकार कांग्रेस ने। दूसरी बात, इस समझौते में कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया।
कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। यह प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया है? कराची अधिवेशन में। ठीक है, और इसी अधिवेशन में यह नामित कर दिया कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को इसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? गांधी जी। ठीक है, तीसरी बात, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कराची अधिवेशन में पारित किया है। ठीक है, अच्छा आपको पता हो तो नेहरू रिपोर्ट में भी कांग्रेस, ये नेहरू रिपोर्ट में, वो कांग्रेस की नहीं थी, वो नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें कि मौलिक अधिकारों की बात की थी सरकार के सम्मुख। कितने मौलिक अधिकार? 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी उसमें। लेकिन कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव रखा है? तो किसमें? कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार पटेल। तो इसमें आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। इसी अधिवेशन के समय गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। तो यह बात आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि सब तरह भाई गांधी इरविन समझौता हुआ, उससे वापस आ रहे थे तो लोगों ने हमला किया। जब ये कराची जा रहे थे तो लोगों ने ट्रेन में की, साहब भगत सिंह के बारे में बात क्यों नहीं की? तो गांधी जी ने यह कहा कि आप मुझे मार सकते हो, मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हिंसक तरीकों का कभी समर्थक नहीं बनूंगा। तो गांधी तो मर जाएगा लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। यह बात गांधी जी ने इस कराची अधिवेशन के अंतर्गत कही थी यहां पर। तो यह बात आप याद रख सकते हो कि गांधी, यह बात भी ध्यान रखना है आपको कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद। चलो आगे बात करें। अब हमारा बिंदु होगा गोल मेज सम्मेलन। कब कब है? अच्छा एक बात देखो, हो सकता है कि कुछ बातें, जैसे हमने गोलमेज सम्मेलन एक जगह ले लिए, अब कोई घटना गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे तब हुई और उसको हमने या तो पहले लिख लिया और या बाद में लिख लिया, क्योंकि उसका गोलमेज सम्मेलनों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो आपको यहां तिथि के क्रम में देखते हुए घर जाकर पहला काम यह करना है, प्रत्येक चीज को पढ़ो तो उसको क्रम से एडजस्ट करना है कि इस तारीख के बाद यह घटना हुई है। प्राय एग्जाम में यह चीज बहुत बार पूछते हैं और वहां मात खा जाते हैं। तो खैर अभी हम बात करें आगे। अब अपना बिंदु होगा गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन भारत की संवैधानिक समस्याओं के समाधान के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया है क्रम से 1930, 31 और 32 को। ठीक है, तो क्रम से है इसलिए ज्यादा, हां तारीख हमें याद रखनी है। तारीख थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्ट याद नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नियर अबाउट आइडिया होना चाहिए कि हाँ यहां से है। आपसे वहां एग्जैक्ट डेट वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। कहां? लंदन में। ठीक है, लंदन में भी पर्टिकुलर स्थान पूछे तो जेम्स पैलेस में, जेम्स पैलेस। ठीक है, अब देखो कौन क्या था उस समय। तो पहली बात, जो गोलमेज सम्मेलन है उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का सम्राट था, वो था जॉर्ज पंचम, जो भारत भी आए थे ना, वही उद्घाटन करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। तो उद्घाटन तो एक का ही होगा, पहले का, और वो उद्घाटन कौन करेंगे? जॉर्ज पंचम। तो सम्राट कौन थे उस समय? जॉर्ज पंचम। और यही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, बात नंबर 1। ठीक है, दूसरा, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे
प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय प्रधानमंत्री हैं रेमजे मैकडोनाल्ड, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, फिर भारत का वायसराय, तो वायसराय या गवर्नर जनरल पहले गोलमेज सम्मेलन के समय तो था लॉर्ड इरविन, और दूसरे और तीसरे के समय था लॉर्ड वेलिंगटन। इसका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान तो कौन है? इरविन, और दूसरे चरण के दौरान कौन है? वेलिंगटन। तो मैंने बताया था इरविंगटन, जैसे वहां था ना चेम्सफोर्डिंग, असहयोग आंदोलन के दौरान की चेम्सफोर्ड और रीडिंग। ठीक है, तो यहां पर इरविन और वेलिंगटन, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान रहेगा, ये दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान रहेगा। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। कौन से में? दूसरे में। तो इसका मतलब गांधी जी केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन से में? दूसरे में, क्योंकि उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? गांधी जी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हमें क्या करना है? एक सारणी बनानी है, एक सारणी बनानी है, और उस सारणी के संदर्भ में हम चर्चा करें। देखो क्या क्या कॉलम रखेंगे उसमें। एक सबसे पहले तो क्रम, बाकी बातें तो हम इसके संदर्भ में करते रहेंगे। फिर उसके बाद में समय, और समय के बाद में प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, वायसराय, और सदस्य संख्या, कितने सदस्य थे, और अन्य की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बाकी हम और कोई वहां नोट लगाकर कुछ अलग से बात लिख लेंगे। अब देखो, पहले का जो उद्घाटन किया था सम्राट ने, वो कब किया? 12 नवंबर 1930 को। तो ये प्रथम कब शुरू हुआ है? 12 नवंबर 1930 से कब तक चला? ये जनवरी तक चलेगा। जनवरी, इसका मतलब 1931 आ गया। ठीक है, और ये होगा, देखो बुकों में तो दिया हुआ है कितना? 13 जनवरी बुकों में, लेकिन यह है 19 जनवरी तक। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप रखोगे 19 जनवरी 1931 तक, यह प्रथम का काल आ जाएगा। अध्यक्ष कौन है इसमें? रेमजे मैकडोनाल्ड। अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, तीनों में एक वही था, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और वायसराय पहले के समय कौन है? लॉर्ड इरविन, और इसमें सदस्य, टोटल सदस्य थे 89। अब देखो, इनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। 89 के बारे में थोड़ी सी ज्यादा, हालांकि आपसे ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इसमें भारतीय कितने थे? 76। हालांकि शायद मैंने लिखे होंगे इसमें नीचे आगे, इसमें व्याख्या में लिखे हैं शायद, मेरे ख्याल से। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, भारतीय टोटल कितने हैं? 89। तो भारतीय सदस्य कितने थे? 76। ठीक है, याद किया रैसी? देखो बताऊं क्या, आप ऐसा करोगे, ऐसे लिखोगे इनको, देखो ऐसे लिखोगे 89, 76, 6, 7, 8, 9, ताकि आपको याद हो जाए। ये समझ आ गई ना बात? ऐसे लिखोगे तो वो याद हो जाएंगे आपको आराम से, और ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6, 7, 8, 9, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आपको पता पड़ गया कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों के कितने सदस्य थे। ये छिंतर घटा दो इनमें से, जोड़ बाकी मन को निया हुए, बाकी थान संख्या पूरी बता दे शो कौन सा करता हा। जैसे देखो इसमें क्या है, 57 तो थे
57 प्लस 16 प्लस 3, ये तो हो गए 76, और प्लस 16, 76 प्लस 16, 16 ही हो गए ना? नहीं, कितने? 13, 13 थोड़ी होंगे, 13 ही होंगे क्या? तो ये हो जाएंगे फिर, ये देख लो आप, उस हिसाब से देख लेना। ये तो योग से 11 है क्या? नहीं, ये इसमें 1 मिनट रुको, ये 3 नहीं आएंगे, प्लस 3 अलग होगा। ये हो गए, 1 मिनट रुको, 57, 57 तो हो गए इसमें रियासतों के प्रतिनिधि, 57 तो है रियासतों के प्रतिनिधि, 16 है ब्रिटिश भारत के, और फिर 3 आ गए ब्रह्मा के प्रतिनिधि। तो ये इनका योग कितना हुआ? पहले इनको देख लो, 57, 16 प्लस 3 कितने हुए? ये जोड़ो, 76 हो गए क्या? तो ये हुए 76। फिर उसके बाद में अब शेष बच गए, वो किन के हो गए? जो भी बच गए यहां 89 में से 76 घटाने पर वो ब्रिटिश प्रतिनिधि आ गए यहां पर। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, इसमें टोटल कितने थे? 89, भारतीय कितने थे? 76, याद रह जाएंगे शायद मेरे ख्याल से। बस इतनी बात ध्यान रखनी है इस पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। अब बात करें हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। और देखो, द्वितीय 31 में शुरू होगा और यह हो जाएगा सितंबर में, 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को, और यह 31 में समाप्त होगा तो 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। अध्यक्ष कौन हुआ? तो वो का वही व्यक्ति रह गया, रेमजे मैकडोनाल्ड। अच्छा, इसमें आप उपाध्यक्ष का नाम लिखना चाहो तो उपाध्यक्ष भी लिख सकते हो, क्योंकि तीनों में एक ही उपाध्यक्ष रहता है और उसका नाम रहता है, जो उपाध्यक्ष रहता है, लॉर्ड सेंकी। जैसे आप ऐसे लिख के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिख के और उसके आगे लिख सकते हो लॉर्ड सेंकी। उपाध्यक्ष, तीनों में अध्यक्ष तो कौन है? मैकडोनाल्ड। तीनों में उपाध्यक्ष कौन है? लॉर्ड सेंकी, तीनों में। तो यहां भी वो का वही रह जाएगा, लॉर्ड सेंकी। फिर यहां वाइसराय बदल गया, कौन हो गया? वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, और सदस्य संख्या होगी इसमें, देखो अधिकांश पुस्तकों में 111 है, लेकिन जब इनकी सदस्य संख्या पूरी सूची निकाली जाए तो 112 आती है। तो आप यहां पर यह ध्यान रखना है, 111 भी लिख लो, लेकिन आप 112, और ज्यादा सही होगी 112, ऐसा। तो 111 होता ज्यादा ठीक था, लेकिन 112 भी आ सकता है। तो आप ये बात ध्यान रखना टोटल सदस्य संख्या में। फिर आगे बात करें हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो कब होगा? 14 नवंबर से, 32 में है, 14 नवंबर 1932 से कितना दिसंबर है? 24 दिसंबर 1932। ठीक है, से। और सेम यही आ गए दोनों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और यहां ये वेलिंगटन आ ही गया। सदस्यों की संख्या यहां कम हो जाती है, 46, ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो, ये तो बात हुई इनके संदर्भ में, ये तो आपको याद रखना है। अब देखो, मुख्य इन सम्मेलनों के दौरान क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, वो बात याद रखनी है हमें। आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन का समय याद होना चाहिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का समय याद होना चाहिए, सीधी सी बात यह है। देखो, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले दूसरे तीसरे का, तीनों का याद होता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाला हर हालत में याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करें हम। अब आप ये कहोगे साहब दूसरा क्यों?
हैं? हाँ, गांधी जी आए हैं ना इसमें, और सबसे ज्यादा देखो सदस्य संख्या भी इसी में ही है। यह भी कारण है, गांधी जी वाला मैंने ध्यान नहीं दिया था, आपने बताया है। हाँ, यह तो मुझे पता है कि गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए फिलहाल। अब जो एग्जाम है उसमें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलो खैर, आगे हम बात करें इसके संदर्भ में। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है। पहले बात नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो जहां कहीं भी आपके सारणी में या हाशिए पर कहीं जगह, मैं कुछ जगह पहले आपको चीजें बता रहा हूं, नोट बाद में करनी है, पहले क्या क्या साथ में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो। एक, कि जिन्ना ने केवल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह बात। दूसरी बात, आपको पता हो तो हमने खिलाफत आंदोलन में 2 अली बंधुओं का नाम लिया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली की मृत्यु प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन में होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधित्व करते हुए किस प्रत्याशी की मृत्यु हुई थी? तो मोहम्मद अली की मृत्यु हुई थी। यह बात याद रखना है कि मोहम्मद अली की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन में ही मृत्यु हुई थी, जनवरी 1931 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो, यह बात तो आप याद रख ही लोगे। हाँ, अब देखो बाकी बात करें। पहले गोलमेज सम्मेलन में 2 महिलाएं भाग लेंगी। पहले गोलमेज सम्मेलन में 2 महिलाएं भाग लेती हैं। एक का नाम रहता है बेगम क्या नाम रहता है? जहान आरा नाम नहीं रहता, उसका नाम रहता है जहान आरा। जहां आरा नहीं, जहां आरा तो वो शाहजहां की बेटी रहती है। इसका नाम है क्या नाम फिर भूल गया, जहान आरा। जहान आरा, हाँ, जहान आरा। आगे अभी पूरा नाम नहीं हुआ है। जहान आरा शाहनवाज, बेगम जहान आरा शाहनवाज। ये एक तो मुस्लिम महिला थी, एक हिंदू थी, राधाबाई सुब्बाराव। राधाबाई सुब्बाराव। अब आपको देखो, यह नाम ध्यान रखना है। अगर राधाबाई सुब्बाराव याद नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेगम जहान आरा शाहनवाज तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेती है, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाली एक ही महिला है, ठीक है। और वो कौन है? बेगम जहान आरा। और सर्वाधिक महिलाएं अगर आपसे पूछे भाग लेती हैं तो इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन, देखो बस इस सर्वाधिक सदस्य संख्या है। सरोजिनी नायडू भी होगी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया है। तो तीसरे में देखो, ये तो दूसरे में है, ये दूसरे में क्या, दूसरे में, सॉरी मैंने तीसरा बोल दिया, दूसरे में सर्वाधिक रहती है। ये बेगम जहानारा तीनों में भाग लेती है, बेगम जहानारा तीनों में भाग लेती है, और राधाबाई सुब्बाराव प्रथम 2 में भाग लेती है, और सरोजिनी नायडू दूसरे में भाग लेती है। दोबारा बताऊं, देखो ये 2 महिलाएं पहले गोलमेज सम्मेलन में हैं। कौन? बेगम जहानारा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बाराव, ठीक है। फिर ये बेगम जहानारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेती है, ठीक है। फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बेगम जहानारा, राधाबाई सुब्बाराव और क्या नाम आ गया उसका, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये भाग लेते हैं यहां पर।
तो इसका यहां आपको यह बात ध्यान देखो, एक मोटे मोटे तौर पर याद ये रखना है कि बेगम जहानारा शाहनवाज ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मोटे तौर पर यह बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में याद रखने वालों में आपको और मुख्य कौन व्यक्ति हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। यह बात याद रखोगे। इसके अलावा आपको पता हो तो देखो 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लिखा था हमने शायद मेरे ख्याल से, और विभाजन हुआ था तो एक नया दल बना था उदारवादी, और उस उदारवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तो तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बेगम जहानारा शाहनवाज, इन तीनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। और भी है लेकिन मुख्य व्यक्ति ये होंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, शायद हो सकता है कि मैंने ही जब बीकानेर राजवंश पढ़ रहे थे तब शायद ये कह दिया होगा कि गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं, प्रथम दो में भाग लेते हैं, तीसरे में गंगा सिंह का प्रतिनिधि भाग लेता है। खुद गंगा सिंह भाग नहीं लेता है, बीकानेर का शासक, गंगा सिंह का प्रतिनिधि रहता है मनु भाई मेहता, वो भाग लेता है तीसरे में, बाकी गंगा सिंह दो में ही भाग लेते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये बेगम जहानारा, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं, और जिन्ना केवल एक में, पहले में ही भाग लेते हैं। गांधी जी केवल एक में, दूसरे में ही भाग लेते हैं। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि केवल एक में, दूसरे में ही भाग लेते हैं। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो वो एस राजपुताना जहाज से गए थे, एस राजपुताना जहाज। तो मदन मोहन मालवीय भी उसी जहाज में थे, सरोजनी नायडू भी उसी जहाज में थी, बहुत से जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि, जो कांग्रेस के तो प्रतिनिधि एक ही रहेंगे, बाकी विशेष तेज बहादुर सप्रू वगैरह वो उसी जहाज में रहेंगे गांधी जी के साथ। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कौन से जहाज से गए हैं, एस राजपुताना जहाज से गए थे। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे बात करें हम। इस आंदोलन के दौरान, इस गोलमेज सम्मेलनों के दौरान जब गांधी जी भाग ले रहे थे और सीढ़ियों पर जा रहे थे तो एक ब्रिटिश नागरिक था जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, ठीक है। तो फ्रैंक मॉरिस ने यह कहा इनको कि ये अर्धनग्न फकीर हमारी सरकार से बात करेगा। तो यह बात ध्यान रखना कि फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। तो वहां विपक्ष का नेता था विंसेंट चर्चिल। विपक्ष का नेता इंग्लैंड में उस समय कौन था, प्रधानमंत्री तो कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड, और विपक्ष का नेता था विंसेंट चर्चिल। चर्चिल ने क्या कहा कि ये देशद्रोही फकीर की बातों को तरजीह देने की कहां आवश्यकता है, तो उसने कहा था देशद्रोही फकीर, ठीक है। याद तो रह जाएगा ना। देखो ये विपक्ष का नेता है और आगे जाकर प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो तो कहता है देशद्रोही, और एक सामान्य नागरिक है वो कहता है अर्धनग्न फकीर। तो याद रह जाएगी, बात मिक्स नहीं होगा। अगर इन दोनों का नाम दिया हुआ है तब तो, यानी इन दोनों का, फ्रैंक मॉरिस और चर्चिल का, तब तो आपको वाक्य पढ़ना है, और दोनों का नाम नहीं है। कई बार जैसे क्या हुआ, नाम तो दे दिया अर्धनग्न फकीर और फ्रैंक मॉरिस ऑप्शन में ही नहीं है, तब हमें क्या करना होगा, चर्चिल। बात समझ आ रही है? नाम तो दे दिया देशद्रोही फकीर, चर्चिल ऑप्शन में ही नहीं है, तब क्या करना होगा, फ्रैंक मॉरिस। बहुत बार आती है ऐसी स्थिति। अगर दोनों ऑप्शन में है तब तो आपको वाक्य देखना है क्या है, देशद्रोही है या अर्धनग्न है। देशद्रोही फकीर है तो चर्चिल, और अर्धनग्न फकीर है तो मॉरिसन।
बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको यहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम। अब देखो, हाँ, अब तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल रहे क्योंकि यहां सांप्रदायिक समस्याओं पर समाधान नहीं हो सका, तो गांधी जी भी बीच में आ गए। और उसके बाद में जो आगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो भी, क्योंकि उसमें तो भाग ही नहीं लिया। देखो, तीसरे के प्रति तो किसी ने रुचि नहीं दिखाई। रियासतों के तो किसी राजा ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया ही नहीं, अपने प्रतिनिधियों को ही भेज दिया, ठीक है। इसलिए किसी ने, और कांग्रेस ने वापस भाग नहीं लिया, तो परिणाम तय है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी विफल रहा। पहले दो विफल रहे थे। तो विफलता के बाद जब गांधी जी वापस आए भारत, तो वापस आने के बाद जनवरी 1932 में उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और उसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 1932 को पुनः शुरू हो जाता है, और इसके दौरान फिर गांधी जी को बंदी बनाकर कहां, वहीं पर पूना की यरवदा जेल भेज दिया जाता है। क्लियर है? चलो, अब ये बात वाइसराय वाली मैं पहले बता चुका हूं, कौन वाइसराय थे। वेलिंगटन जब शुरू हुआ, पहले चरण में तो कौन था, इरविन। दूसरे चरण में कौन है, वेलिंगटन। वेलिंगटन ने अपनी बहन को पत्र लिखा, और उस पत्र में एक बात, क्योंकि वो पत्र मिला है इसलिए पूछ सकते हैं ये कथन किसका है। देखो, इस लॉर्ड वेलिंगटन ने अपनी बहन को लिखा कि गांधी न होते तो ये दुनिया कितनी अच्छी होती। देखो कितना वो गांधी जी से कितना परेशान हो चुका है, अंदाज लगा सकते हैं हम इस बात से कि वो पत्र लिख रहा है, और उन पत्रों में अनेक, इस दौरान उसने बहुत से पत्र लिखे, और उसमें गांधी जी का जिक्र करता है। तो उनमें से एक ये देखो कितनी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध बात है कि अगर गांधी नहीं होते तो दुनिया कितनी हसीन होती। ये जो भी कदम उठाता है उसको एक देवीय कदम, यानी देवीय संयोग की बात करता है कि इसके पीछे कोई देवीय ताकत है। लोग मानते हैं ऐसा कि गांधी जी कोई भी कदम उठाते हैं तो लोग ये मानते हैं कि ये देवीय कदम है, और गांधी जी भी उसको ऐसा ही साबित करते हैं। लेकिन असल में वो एक राजनीतिक चाल होती है। तो ये कथन किसका है, वेलिंगटन का है। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। चलो, ये बात रही इससे संबंधित। अब हम बात करें गांधी इरविन समझौते और गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में। अब बात करें हम, एक नाम आता है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। अब देखो, इसे मैकडोनाल्ड घोषणा के नाम से भी जानते हैं। पहली बात, क्या है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड घोषणा? कि गोलमेज सम्मेलनों के समय कौन था प्राइम मिनिस्टर? रेमजे मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन पहला और दूसरा विफल रहा। दूसरे में गांधी जी ने उनकी जो भी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि भाई आपस में गतिरोध हो गया, तो आगे तो एक पक्षीय घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक पक्षीय घोषणा कर दी। कब? 16 अगस्त 1932 को। क्या घोषणा कर दी? हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार देने की घोषणा। और उनके इस घोषणा को ही कहा जाता है मैकडोनाल्ड घोषणा, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। देखो, आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक, कम्युनल अवार्ड क्या है? तो हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार देने की घोषणा, ठीक है। तो हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार कब दिया गया है? 16 अगस्त 1932। या मैकडोनाल्ड घोषणा कब की गई है? 16 अगस्त 1932। तिथि याद भी रह जाएगी। तिथि याद करवाऊं उससे पहले यह बता दूं
कि 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था? बात है ना, पता है ना आपको? 1919 वाले में सिखों को और ईसाइयों को दे दिया गया था पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार, एंग्लो ईसाइयों को। ठीक है, तो अब 1932 की इस मैकडोनाल्ड घोषणा में उनके साथ साथ मुसलमानों और सिखों के साथ साथ किसको दे दिया? हरिजनों को। तो जो 1932 में हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है मैकडोनाल्ड ने, उसको ही कहा जाता है मैकडोनाल्ड घोषणा या सांप्रदायिक पंचाट। क्लियर है? तो यह घोषणा पूछते कब की गई है? 16 अगस्त 1932 को। याद रह जाएगी क्या? देखो, गौर से देखो, 1932 है ना, ये तो याद रह जाएगा ना। 32 का आधा कहता हूं 16, 16 का आधा कहता हूं 8, अगस्त 8 ही तो है ना भाई। अपन अब थन ओ बेरो है कि 16 को मन्नू तो बावरियो तारीख उसी, इसका मतलब 16 तारीख 8 का महीना हो सकता है, और 32 की साल की बात है ही। इसका मतलब आपकी समस्या नहीं आनी चाहिए। कब की बात है ये मैकडोनाल्ड घोषणा? 16 अगस्त 1932, 8 16 32, शायद याद रह जाएगा, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं रहेगी। और इसमें क्या है? हरिजनों को पृथक निर्वाचन। कर्म की दृष्टि से देखो, मैंने बाद में गोलमेज सम्मेलन पूरा करके किया है, लेकिन ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद है, दूसरे के बाद ही है ना भाई। तीसरा तो इसके बाद में हो रहा है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन तो बाद में हो रहा है ना। तो अगर कर्म पूछे तो कर्म में तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसके बाद होगा, दूसरा इससे पहले होगा। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बात करें हम, अगला हमारा विषय होगा पूना समझौता। अगला बिंदु होगा पूना समझौता। चलो, पूना समझौता देखो। पहले पूना समझौता क्या था यह बताने से पहले आपको यह बता दूं कि पूना समझौता का ड्राफ्ट तैयार किया था ठक्कर बप्पा ने, ठक्कर बप्पा ने। अब जब यह बात आ रही है कि पूना समझौता का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो गांधी इरविन समझौते का भी ड्राफ्ट किसी व्यक्ति ने तैयार किया था, तीसरे व्यक्ति ने, उसका नाम था इमर्सन। ठीक है, क्योंकि मध्यस्थता तो जयकर और तेज बहादुर सप्रू की थी वहां पर उस गांधी इरविन समझौते में, लेकिन गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था इमर्सन ने। ठीक है, यह तो आपको गांधी इरविन समझौते वाली जगह ध्यान रखना है, इमर्सन ने। और पूना समझौते का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? ठक्कर बप्पा ने। पहली बात यह ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के प्रारूप के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तो किसने तैयार किया और पूना समझौते का ड्राफ्ट है वो किसने बनाया? तो पूना समझौते का तो किसने बनाया है? ठक्कर बप्पा ने। और गांधी इरविन समझौते का किसने किया था? इमर्सन ने। क्लियर है? अब पूना समझौता कब हुआ, इसकी आपके दो डेट आएंगी, वो दोनों डेट आपको याद करनी है। क्या क्या है? एक तो याद करनी है आपको 24 सितंबर 1932 और एक याद करनी है 26 सितंबर 1932। अंतर क्या है पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हाँ, आप वाले में बीच वाला लिख दिया जिस प्रत्याशी ने 25 सितंबर लिख दिया। हाँ, तो आपको 24 और 26, पहले काटापीटी मत करो, पहले सुन लो, फिर उसके बाद में करना है आपको। हाँ, ये तो तय है कि हम वो 25 चेंज करेंगे आपके, लेकिन अब देखो करना क्या है, पहले सुनना है पूरी बात। कि मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी एक पक्षीय 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त को यह घोषणा कर दी कि हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब हिंदुओं में फूट। मुसलमानों को जब पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, इसका मतलब हिंदू और मुसलमानों में फूट। और अब क्या कर दिया? स्वर्ण और दलित हिंदुओं में फूट, इस घोषणा के माध्यम से। तो एक प्रकार से इसके पीछे सांप्रदायिक एजेंडा था। तो परिणामतः गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए यह घोषणा कर दी कि मैं 20 सितंबर से आमरण अनशन करूंगा, 20 सितंबर 1932 से। तो गांधी जी पहली बार आमरण अनशन इसी समय करेंगे। देखो, पहली भूख हड़ताल तो कब थी? 15 मार्च 1918 को।
अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के दौरान यहां पर भारत में। और पहला आमरण अनशन यह होगा गांधी जी का। तो यहां उन्होंने 20 सितंबर 1900, अभी आपको लिखना नहीं है, यह केवल सुननी है यह बात, 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। पहला दिन चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया। सरकार तो यह चाहती है कि ठीक है सल्ट जा तो ठीक है, कम से कम एक बड़ी समस्या टले। लेकिन कांग्रेस के नेता चिंतित हो गए, 4 दिन हो गए, अब क्या करें। तो इस समस्या का कोई समाधान सरकार तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि इसको वापस ले। तो ये जो मैकडोनाल्ड ने घोषणा की है वो किसके प्रयासों से की है? डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से। अगर अंबेडकर ही इसको लेने से मना कर दे तो बात बन सकती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया गया और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता करवाया गया पूना में। और पूना में कहां? यरवदा जेल में। इसलिए ध्यान रखना, इसको यरवदा समझौता भी कहा जाता है, इस पूना समझौते को। ठीक है, तो यहां समझौता, वो समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इस पर गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब देखो, आपको अब यहां से बात सुननी है। पहली बात, अगर ये पूछें कि ये समझौता कब हुआ तो किन के मध्य, तब तो आपको करना है गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। वार्तालाप हो गई पूरी। लेकिन इसमें अगर आपसे यह पूछे कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर और एमसी राजा ने, दोनों ने हस्ताक्षर। दलित वर्ग की ओर से तो किसने किए हैं? दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एमसी राजा, इन दोनों ने। और स्वर्ण हिंदुओं की तरफ से, दलित हिंदुओं की तरफ से तो डॉक्टर अंबेडकर ने, और स्वर्ण हिंदुओं की तरफ से ट्रिपल एम का मतलब आपको पता है कौन? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते पर। ये तो हुए एक दलितों के प्रतिनिधि और स्वर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि। अब अन्य किन लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो देखो, ये जो समझौता हुआ था गांधी जी और इनके मध्य, किन के मध्य? डॉक्टर अंबेडकर के मध्य। ये किन के प्रयासों से हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से। तो 2 व्यक्ति तो वो आ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तेज बहादुर सप्रू, और एक गांधी जी का बेटा भी रहेगा। यह बात ध्यान रखना, खुद महात्मा गांधी, तो गांधी ने हस्ताक्षर किए हैं, गांधी ने। इसलिए यह कथन और कारण में यह प्रश्न आया हुआ भी है कि क्या इस पर किन किन के हस्ताक्षर थे? तो गांधी, तो गांधी के तो हस्ताक्षर है भाई। गांधी के, कौन से गांधी के? देवदास गांधी के। यह बात ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन देवदास गांधी के इस पर हस्ताक्षर हैं। और एक प्रारूप किसने तैयार किया है? ठक्कर बप्पा ने। तो इसलिए ठक्कर बप्पा का तो होगा ही होगा इसमें हस्ताक्षर। तो यह बात भी ध्यान रखना। ठक्कर, ये सी राजगोपालाचारी वाला आप हटा देना, 1 मिनट रुको, देखता हूं मैं है। सी राजगोपालाचारी तो है, तेज बहादुर सप्रू शायद नहीं है मेरे ख्याल से, इसका क्लियर नहीं कह सकता, तो हम हटा ही देंगे। एक हो जाएगा ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा, क्योंकि ठक्कर बप्पा ने तो पूरा प्रारूप ही बनाया है, तो उनके भी हस्ताक्षर होंगे इस पर। दोबारा देखो किन किन के हस्ताक्षर हुए, मैं बताता हूं आपको कि दलित वर्ग की ओर से तो 2 हो गए, एमसी राजा और डॉक्टर अंबेडकर। फिर मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू, हाँ सी राजगोपालाचारी है भाई, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, और एक घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला, जीडी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। और भी बहुत से हैं, हस्ताक्षर बहुत से हैं, लेकिन एग्जाम में इनमें से रहता है कि निम्न में से किसके हस्ताक्षर नहीं थे।
तो महात्मा गांधी के नहीं थे, लेकिन गांधी जी के बेटे देवदास के थे। यह बात ध्यान रखने हैं इस पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो कि भाई इन्होंने इस पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इन लोगों ने। यह बात आप लिख सकते हो। आगे बढ़े। अब देखो इस पूना समझौते के अंतर्गत क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व के अधिकार को त्याग दिया। तो त्याग दिया तो भाई खाली पीली थोड़ी त्यागेंगे, बदले में क्या मिलेगा? तो गांधी जी ने कहा बदले में आरक्षण। ठीक है, तो परिणाम तय है, जहां प्रांतीय विधानमंडलों में 71 सीटें मिल रही थी इस पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में, गांधी जी ने वहां दलित वर्ग को कितनी सीटें दे दी? 148। यानी 71 के स्थान पर प्रांतीय विधानमंडलों में 148 सीटें दे दी और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित कर दी दलित वर्ग के लिए। ठीक है, ताकि कम से कम फूट तो ना हो आपस में इनमें। तो यह कार्य किया गांधी जी ने इसके दौरान। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। अब 1932 में गांधी जी ने पूना में तो समझौता हुआ है, पूना में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना की, जिसे हम हरिजन सेवा संघ भी कहते हैं। 1932 में पूना में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग या हरिजन संघ, हरिजन संघ। अच्छा, एक बात और बता दूं, दलित वर्ग को हरिजन शब्द गांधी जी ने ही दिया था और जनजातियों को आदिवासी शब्द ठक्कर बप्पा ने दिया था। जनजातियों को आदिवासी शब्द है वो ठक्कर बप्पा ने दिया था। आदिवासी बोलते हैं ना, तो आदिवासी शब्द है वो ठक्कर बप्पा ने दिया था। और जनजातियों को हरिजन, दलितों को हरिजन शब्द है वो गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी ने 1932 में पूना में ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग या हरिजन संघ की स्थापना की है और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया घनश्याम दास बिड़ला को। तो हरिजन संघ का प्रथम अध्यक्ष या अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। और 1933 में यहां से ही, पूना से ही हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था गांधी जी ने। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, और 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया? 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त किया? 1934 में। ठीक है, अब हमारा बिंदु होगा मुक्ति दिवस। अगला बिंदु मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस क्या है? क्या हुआ, क्या दिक्कत आई? हाँ, मुक्ति दिवस देखो, पहले सुनना है आपको कि बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? सितंबर 1939 में। गौर से सुनना आपको, देखो प्रत्येक बात स्टेप बाय स्टेप सुननी है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सितंबर 1939 में। ठीक है, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, प्रांतों में कांग्रेस 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 37 में चुनाव हुए थे, उनमें 8 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने और इन मंत्रिमंडलों को बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। परिणामतः इस बात से क्षुब्ध होकर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कब?
नवंबर 1939 में, ठीक है, जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इस खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। अच्छा हुआ पीछा छूटा। तो यह मुक्ति दिवस, अब देखो आपसे पहली बात तो यह कि मुक्ति दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया? कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में। प्रश्न यह पूछते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र क्यों दिया? बिना उनके परामर्श के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल करने के कारण। क्लियर है शायद, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सितंबर में, इसमें बिना अनुमति के शामिल कर लिया, मंत्रिमंडलों को बिना पूछे, राय लिए, परिणामतः मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया नवंबर में। इस खुशी में, बात समझ आ गई? इस खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है। ठीक है, फिर अब आप एक नाम याद रखोगे, अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर। अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर। देखो क्या है, यह बात है 1940 की। कब की? 8 अगस्त 1940। कब की है? 8 अगस्त 1940। ठीक है, भारत का जो वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, उसने यह घोषणा की, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग लेने के लिए भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने और भारत के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही। ध्यान रखना एक बात, देखो क्या है अगस्त ऑफर क्या है। आपको ऑफर दे रहे हैं हम, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करो तो। ऑफर क्या है? आपको औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट, और आपके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो देखो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह ऑफर दिया है किसने? लिनलिथगो ने। कब? 8 अगस्त 1940 को। लेकिन हमने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो नेहरू जी ने तो इसको ठुकराते हुए एक बात कही थी कि यह जंग लगी हुई कील के समान है। यह अगस्त ऑफर, इस अगस्त ऑफर को ध्यान रखना, जंग लगी हुई कील की संज्ञा किस पर लेकर और किसने? अगस्त ऑफर को। और किसने? पंडित नेहरू ने कहा है। क्यों? क्योंकि अब तो पुरानी बात होगी भाई, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हो चुका है। अब औपनिवेशिक स्वराज्य की कोई बात ही नहीं है, इसलिए औपनिवेशिक स्वराज्य कैसे चलेगा? बात पूर्ण स्वराज्य की हो चुकी है, इसलिए इसका विरोध किया। लेकिन हां, इसमें एक बड़ी बात थी, संविधान सभा के गठन की बात। यह पहला सरकारी दस्तावेज था अगस्त प्रस्ताव 1940 का, जिसमें भारत के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही गई है। इसके बाद में क्रिप्स मिशन में कही जाती है, बाकी सबसे पहले अगस्त ऑफर में ही कही गई है यह बात। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना है अगस्त ऑफर के संदर्भ में कि संविधान सभा के गठन का प्रावधान सबसे पहले इसी में था, और गांधी जी ने इसे जंग लगी हुई कील की संज्ञा दी थी। वो सॉरी, नेहरू जी ने, नाम बोल दिया, नेहरू जी ने इसे जंग लगी हुई कील की संज्ञा दी थी। फिर उसके बाद में हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की। बात आ गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में हमारी चर्चा होगी कल, यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।